Welcome to the unit number 1 of Partnership Act. First of all, Section 4 Partnership Act में क्या बोलता है, डिफाइन करता है भैया जी पार्टनरशिप है क्या। कहता है पार्टनरशिप एक रिश्ता है। ये रिश्ता किसके बीच में है? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में है। अच्छा, दो या दो से ज्यादा लोग मतलब ये कम से कम मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 50 भी हो सकते हैं। अच्छा, ये लोग मतलब क्या होता है? कहता है पार्टनरशिप में नेचुरल लोग भी आके पार्टनर बन सकते हैं या जुरिस्टिक पर्सन। जुरिस्टिक मतलब लॉ के क्रिएट किए हुए आदमी, जैसे कंपनी भी पार्टनर बन सकती है पार्टनरशिप में। तो कहता है पार्टनरशिप एक रिश्ता है किसके बीच का? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का। हु अग्री, जिन्होंने क्या किया है? अग्री किया है। मतलब देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट। नो अग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। अब कहते हैं अग्रीमेंट ओरल हो, राइटिंग में हो, इंप्लाइड हो, कैसा भी अग्रीमेंट हो, पर अग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनरशिप और एचयूएफ दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट होता है। जैसे 4 लोग अगर मिलकर धंधा कर रहे हैं बाय एग्रीमेंट तो उसे कहेंगे पार्टनरशिप। अब एचयूएफ में तो लोगों का ब्लड रिलेशन होता है। आपने एचयूएफ में कोई एग्रीमेंट थोड़ी एंटर किया है कि साथ मिलकर काम करेंगे, नहीं। एचयूएफ इज बाय रिलेशन, आपका ब्लड रिलेशन है। तो एचयूएफ को हम पार्टनरशिप नहीं कहते। क्यों? क्योंकि एचयूएफ में कोई अग्रीमेंट नहीं होता। कहता पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होना जरूरी है। तो मुझे बताओ पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज्यादा लोग जो अग्रीमेंट में एंटर किए हैं टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करना जरूरी होता है। क्या शेयर करना? प्रॉफिट शेयर करना एसेंशियल कंडीशन है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बट हाँ, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं होता है। अच्छा, पार्टनरशिप में बिजनेस जरूरी है। आप क्या कोई चैरिटी के लिए पार्टनरशिप कर सकते हो क्या? नहीं ना। देयर हैज टू बी अ बिजनेस, मतलब बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए धंधा होना जरूरी है। अच्छा, एंड दिस बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल। ये धंधा या तो सब कर रहे हो या कुछ लोग सबके बिहाफ पे कर रहे हैं। तो द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक पार्टनर 2 रिश्ते निभाता है, एक पार्ट प्रिंसिपल के और एक एजेंट के। मतलब म्यूचुअल एजेंसी। मतलब मैं मेरे काम के लिए तो लायबल हूं ही, दूसरे पार्टनर जो काम करेंगे मैं उनकी एजेंट भी हूं। आई एम एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो मुझे बता दो, अब आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ये रिश्ता क्या कहलाता है पार्टनरशिप का? कहता है रिश्ता दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का जिन्होंने अग्री किया कि अरे अरे प्रॉफिट शेयर करेंगे, धंधे का प्रॉफिट या तो सब मिलकर कर लेंगे धंधा या कुछ लोग सबके लिए कर लेंगे, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। सेक्शन नंबर 4। वेरी गुड बेटा। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ा अरे 4 यार दोस्त खड़े हुए हैं, हमें क्या पता उनके बीच में पार्टनरशिप है कि नहीं। ट्रू टेस्ट क्या है पार्टनरशिप का? कहता है अग्रीमेंट होना जरूरी है। नो अग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज बाय अग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस। कहता है आपस में प्रॉफिट शेयर करना पड़ा, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, एंड म्यूचुअल एजेंसी होनी पड़ी। ट्रू टेस्ट में 3 चीजें देखी जाती है। अग्रीमेंट है क्या? अरे प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है क्या? अरे म्यूचुअल एजेंसी है क्या? अच्छा, अब कहता है इसमें एक और चीज है, हर वो आदमी जिसे प्रॉफिट मिल रहा है, एवरी पर्सन जिसे प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर हो। अरे मैंने मेरे सेल्स एजेंट को, सर्वेंट को रेम्यूनरेशन दे दिया, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज अ रेम्यूनरेशन दे दिया, तो क्या वो पार्टनर बन गया क्या? नहीं। अरे डिसीज्ड पार्टनर के विडो को कुछ हमने प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया, तो क्या वो पार्टनर हो गई क्या? नहीं। प्रीवियस ओनर जिससे हमने धंधा खरीदा था उसको हमने गुडविल दिया, तो क्या वो पार्टनर हो गया क्या? अरे गुडविल क्या होता है? फ्यूचर में जो हम पैसा, फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, अरे आपका ब्रांड हमने खरीदा है, इस ब्रांड को यूज करके फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उसका हिस्सा है, तो गुडविल मैं आपको दे रही हूं, तो क्या आप मेरे पार्टनर बन जाओगे क्या? नहीं। क्या हमने किसी से पैसे लिए थे उधार पे, उसको थोड़ा थोड़ा चुका रहे हैं, प्रॉफिट में से चुका रहे हैं, तो क्या वो पार्टनर बन जाएगा क्या? लेंडर नहीं, वो पार्टनर नहीं बनता। अच्छा, कितने तरह की पार्टनरशिप होती है? तो जल्दी जल्दी बोलोगे। ड्यूरेशन के हिसाब से, समय के हिसाब से 2 तरह की। एट विल, एट विल मतलब अपनी मर्जी, कोई फिक्स्ड पर्पस नहीं, कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं। फिक्स्ड पार्टनरशिप मतलब कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, 5 साल के लिए पार्टनरशिप बनाई, दैट इज फिक्स्ड पार्टनरशिप। अच्छा, अब मान लो 5 साल के बाद, फिक्स्ड पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी मैं अगर धंधा करती हूं तो ये फिक्स्ड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। ठीक है, तो ड्यूरेशन के हिसाब से 2 तरह की, एट विल एंड फिक्स्ड पार्टनरशिप। धंधे के हिसाब से पार्टनरशिप 2 टाइप की। एक किसी पर्टिकुलर धंधा करने के लिए हमने बनाई पार्टनरशिप, किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग, पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप बनाई, दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
इन जनरल धंधा करने के लिए पार्टनरशिप बनाई, टू डू बिजनेस इन जनरल, उसे कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। तो कहता है पार्टनरशिप दो तरह की हो गई, ड्यूरेशन समय के हिसाब से विल एंड फिक्स्ड पार्टनरशिप, और बिजनेस के हिसाब से पर्टिकुलर काम करने के लिए तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप मतलब जनरल ट्रेड करने के लिए। ओके, अब आ गए टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक्टिव पार्टनर और डोरमैट पार्टनर पहले पढ़ो। एक्टिव पार्टनर मतलब जो धंधे में एंगेज हो रहा है, डोरमैट मतलब स्लीपिंग, जो धंधे में एंगेज नहीं हो रहा। पर क्या सभी लोग कैपिटल ला रहे हैं क्या, चाहे एक्टिव हो स्लीपिंग हो, कैपिटल ला रहे हैं। प्रॉफिट का हिस्सा शेयर कर रहे हैं क्या, हाँ। क्या फर्म के कामों के लिए सब लोग ही लायबल है क्या, चाहे एक्टिव हो डोरमैट हो, हाँ। पब्लिक नोटिस, तो कहता है एक्टिव क्योंकि आपको सब लोग जानते हैं तो आपको तो पब्लिक नोटिस देना है। स्लीपिंग, तुम तो वैसे ही स्लीपिंग हो, तुमको कोई नहीं जानता तो तुमको पब्लिक नोटिस नहीं देना है। अच्छा, और नॉमिनल मतलब जिसका नाम इस्तेमाल हुआ है, जिसने अपना नाम दिया है फर्म को, उसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कोई रियल में लेना देना नहीं है तेरे से, मैंने अपना नाम दिया है। ना तो मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट करूंगी, नको, ना तो मैं कैपिटल दूंगी, ना मुझे प्रॉफिट का कोई हिस्सा मिलेगा, कुछ नहीं। पर हाँ, मैं फर्म के लिए लाइबल जरूर हूं, फर्म के कामों के लिए लाइबल, मैंने मेरा नाम यूज हो रहा है भाई, तो आई एम लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। एंड नाम यूज हो रहा है तो अगर मैं रिटायर होंगी तो पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। तो कहता है नॉमिनल पार्टनर मतलब वो जिसने अपना नाम दिया फर्म को, तो आप लाइबल हो थर्ड पार्टीज को फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। आपका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, ना तो मैंने कैपिटल दिया, ना मैं कोई बिजनेस में एंगेज हो रही, ना मेरे को प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा, बट नाम दिया है तो आई एम लाइबल टू थर्ड पार्टीज। और अगर मैं रिटायर होंगी तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। लास्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मतलब मैंने ऐसे ही अपने मन से कह दिया हाँ हाँ मैं पार्टनर हूं, या किसी और को बोलने दिया कि मैं पार्टनर हूं, मेरी बातों पे विश्वास करके किसी ने फर्म को क्रेडिट दे दिया, तो फिर मैं एज अ पार्टनर लाइबल हो जाती हूँ। दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं एज अ पार्टनर, या किसी को करने दूं रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर, टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, तो मैं लाइबल हो जाती हूँ। जैसे पार्टनर लाइबल होता है वैसे ही मैं भी लाइबल हो जाऊंगी। हर आदमी को लाइबल नहीं होंगी, उस आदमी को लाइबल होंगी जिसने मेरी बातों पे फेथ करके, रिप्रेजेंटेशन पे फेथ करके फर्म को क्रेडिट दे दिया। हु, किसको लाइबल होंगी, टू एनीवन, हर वो आदमी जिसने क्रेडिट दे दिया मेरी बातों पे विश्वास करके, ऑन द फेथ और रिप्रेजेंटेशन फर्म को क्रेडिट दे दिया, तो मैं उसको लाइबल हो गया। आई एम नॉट लाइबल टू ऑल द क्रेडिटर, अरे भैया और सबसे मेरे को क्या लेना देना रही, आई एम नॉट लाइबल टू ऑल द क्रेडिटर्स। दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसे पार्टनर बाय एस्टॉपल भी कहते हैं। तो दिस इज योर यूनिट नंबर 1। अब इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर, ये तो बहुत सिंपल है। इनकमिंग मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में शामिल हो जाए, आउटगोइंग मतलब एक पार्टनर जो छोड़ के चला जाए, वेयर रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स आर डूइंग बिजनेस, दैट इज आउटगोइंग पार्टनर। तो दिस इज सिंपल एंड दिस वाज यूनिट नंबर 1। डिफरेंसेस तो आगे अपने आप कवर होते जाते हैं जैसे हम आगे पढ़ेंगे, बट दिस वाज यूनिट नंबर 1। आई होप आपको यूनिट नंबर 1 बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गया। इट इज वेरी सिंपल यूनिट एंड ये क्रिस्प रिवीजन मैंने आपको करवा दिया सो दैट इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कभी भी आपको यूनिट नंबर 1 रिवाइज करना हो, इतना सा पार्ट देख लो, रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, वेलकम टू द क्विक रिविजन ऑफ यूनिट नंबर 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फटाफट फटाफट हम सारे सेक्शंस को रिवाइज कर लेंगे एंड इस तरह से करेंगे कि इन सेक्शंस में से कोई भी सवाल आए, आप उनको ना ही लिखना जान जाओ पर आपको क्विकली रिकॉल भी हो जाए। आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हो जब भी आपको यूनिट 2 को क्विकली रिवाइज करना हो। लेट्स गेट इट रोलिंग। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है कि पार्टनर्स, आप फर्म का काम करो, सबके हित में करो, कॉमन एडवांटेज में करो, जस्ट एंड फेथफुल तरीके से करो, और सारी इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टनर्स को भी बताओ। मतलब पार्टनर, तुम सच्चाई से काम करो। यूनिट सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है, ए पार्टनर तुम काम कर रहे हो ना तो सबके फायदे के लिए करो भाई, फेथफुल रह के करो। कोई भी पार्टनर कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो बिंदास दो। तो ये तो एक बेसिक बात करता है सेक्शन नंबर 9। उसके बाद सेक्शन नंबर 10 कहता है कि अगर कोई पार्टनर क्या कर दे, फ्रॉड कर दे जिससे कि फर्म को लॉस हो जाए, कहता है अगर कोई पार्टनर क्या कर दे, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कर दे धंधे में, बिजनेस में, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कर दे जिससे कि फर्म को लॉस हो जाए, तो पार्टनर तुमको पैसा देना पड़ेगा फर्म को। आइडेंटिफाई दी फर्म, ए पार्टनर तेरे फ्रॉड करने के चक्कर में फर्म को लॉस हो गया तो तुमको अब पैसा देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स तुम ही दोगे, और कौन देगा, राइट? तुमको अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तुमने क्या किया है, कांड किया है ना, तो कांड की भरपाई कौन करेगा, कॉन्सिक्वेंसेस कौन बेयर करेगा, तुमने बिजनेस में फ्रॉड कर दिया, तो अब इस लॉस को कौन भरेगा, तुम भरोगे। सेक्शन 10 कहता है ओके।
सेक्शन 11 कहता है पार्टनर्स तुम आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके अपने म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज डिसाइड कर सकते हो। देखो आपस में मेरा राइट क्या होगा, तेरा क्या राइट होगा, मेरे ड्यूटी क्या होंगे, तेरे क्या ड्यूटी होंगे, ये सब तो आप कॉन्ट्रैक्ट में ही डिसाइड करोगे ना। अगेन बेसिक बात। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्ट में आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो क्या कि पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ द फर्म, जब तक कि आप पार्टनर हो। कहता आप चाहो ना, आपका मन माने, सबका मन माने, तो आप ये भी लिख सकते हो कि जब तक आप पार्टनर हो तब तक आप कोई और बिजनेस नहीं करोगे, जब तक कि आप पार्टनर हो। while you are a partner you shall not carry on any business other than the business of the firm. that is your section number 11. बेसिक बात कहता है आपस में डीड में डिसाइड कर लो। एंड आप ये भी डिसाइड कर सकते हो, चाहो तो, मन माने तो ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आप और कोई धंधा नहीं करोगे जब तक कि यू आर द पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, यू विल नॉट डू एनी अदर बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ द फर्म। ओके, सेक्शन नंबर 12 बात करता है पार्टनर्स के राइट्स के बारे में। राइट, क्या राइट होता है? कहता सबका राइट है भाई धंधे में पार्ट लेने का। मैं पार्टनर हूं तो मुझे कोई रोक सकता है क्या कि बिजनेस मत करो? नहीं, मेरा राइट है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का। मेरा राइट है कि मुझसे पूछा जाए, मेरा ओपिनियन सुना जाए, मुझसे कंसल्ट किया जाए। अगर ऑर्डिनरी मैटर्स है तब तो जैसा मेजॉरिटी चाहेगी वैसा डिसाइड कर लेंगे, पर अगर मान लो बड़ा मैटर है, बिजनेस का नेचर ही बदल रहा है, तो सभी पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी होता है। एंड पार्टनर्स का राइट है कि वो बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, और उनके मरने के बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी बुक्स का राइट देना पड़ेगा देखने का। मैं मर गई तो मेरे पीछे क्या आप क्या मेरे बच्चों को बुक्स नहीं दिखाओगे? इन द इवेंट ऑफ द डेथ आपको, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये राइट मिलेगा टू एक्सेस बुक्स। तो ये हो गया पार्टनर के राइट। मुझे बताओ पार्टनर का क्या राइट है? पार्टनर का राइट है कि मैं धंधे में पार्टिसिपेट करूं, मुझसे पूछा जाए, मैं बुक्स को एक्सेस कर सकूं, मेरे बाद मेरे बच्चे भी एक्सेस कर सके। ये है राइट्स ऑफ द पार्टनर, सेक्शन 12। ठीक है, तो सेक्शन 9 तो बेसिक चीजें बोल रहा था, कॉमन एडवांटेज में काम करो। 10 कहता है अगर फ्रॉड कर दिया तो भरपाई करो। 11 कहता है आपस में डिसाइड कर लो। 12 कहता है तुम्हारे क्या क्या राइट्स है मैं तुम्हें बताता हूं। सेक्शन नंबर 13 बात करता है कुछ राइट्स की। राइट टू रेम्यूनरेशन, सैलरी मिलने का राइट। क्या आपको सैलरी मिलनी चाहिए क्या पार्टनर को? कहता नहीं भाई, काय की सैलरी, तुमको प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलता है तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन। बट आपको रेम्यूनरेशन कब मिलेगा? अगर आपने अग्रीमेंट में डिसाइड कर रखा है। और हो सकता है आपने कोई अग्रीमेंट में डिसाइड नहीं किया हो, बट इफ इट इज कस्टमरी एज पर द बिजनेस ऑफ द फर्म, बिजनेस के कस्टम्स के हिसाब से दिया जाता है क्या, तो फिर दिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर कब मिलेगा? अगर अग्रीमेंट में डिसाइड किया है। इफ इट इज कस्टमरी, कस्टम्स के हिसाब से है, या लॉ बोलता है देने का तो फिर भी देने का। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिक्वायर्स द सेम, या अग्रीमेंट में डिसाइड किया है, या कस्टम्स के हिसाब से, तो फिर आपको कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, अगर कोई पार्टनर एडवांस दे दे तो उसे एडवांस पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या? हाँ, 6% पर एनम पे मिलेगा। ओके, राइट टू बी आइडेंटिफाइड, अगर कोई पार्टनर पेमेंट कर देता है, किसके लिए? फर्म के लिए। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर मैं कोई पेमेंट कर दूं तो फर्म मुझे वो पैसा देगी। आई हैव द राइट टू बी आइडेंटिफाइड। अगर मैंने कोई पेमेंट कर दी ऑर्डिनरी कोर्स में फर्म के लिए, तो फर्म तुम मुझे पैसा दो ना यार। अच्छा, पार्टनर भी आइडेंटिफाई करेगा। पार्टनर के जानबूझ के विलफुल निग्लेक्ट करने की वजह से, विलफुल मतलब जानबूझ के, पार्टनर ने जानबूझ के कोई निग्लेक्ट किया जिससे कि फर्म को नुकसान हो गया, तो पार्टनर तुम्हें फर्म को पैसा देना पड़ेगा। पार्टनर फर्म को पैसा दो क्योंकि तुम्हारे कांड की वजह से फर्म को नुकसान हो गया है। अच्छा, अगर आप कुछ डिसाइड ना करो तो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर होता है। अगर आपने कोई अग्रीमेंट में कुछ डिसाइड नहीं किया तो राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू शेयर लॉस इक्वल होता है अगर आप कुछ डिसाइड नहीं करते तो। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, फर्म की क्या प्रॉपर्टी मानी जाती है? कहता है कॉमन स्टॉक से अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई राइट, इंटरेस्ट कुछ अक्वायर करो तो वो फर्म की प्रॉपर्टी हो गई। कॉमन स्टॉक मतलब जो कैपिटल पार्टनर्स लाए हैं उस कैपिटल में से अगर आप कोई प्रॉपर्टी, राइट, इंटरेस्ट अक्वायर करो, या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने कोई प्रॉपर्टी, राइट, इंटरेस्ट अक्वायर किया तो फर्म की प्रॉपर्टी होगी। और गुडविल भी फर्म की प्रॉपर्टी होती है। तो कहता है फर्म की प्रॉपर्टी मतलब कॉमन स्टॉक से खरीदी हुई प्रॉपर्टी, ऑर्डिनरी कोर्स में खरीदा हुआ प्रॉपर्टी, राइट, या गुडविल, ये सब फर्म की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, सेक्शन 15 क्या कहता है? फर्म की प्रॉपर्टी को आप होल्ड करो, यूज करो फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर कोई प्रॉपर्टी फर्म की है तो वो फर्म के काम के लिए ही यूज होनी चाहिए, इधर उधर के काम के लिए नहीं यूज कर सकते। अच्छा, सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है? अगर आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया
फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके। क्या सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करते हो? फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके, या फर्म के कनेक्शंस, बिजनेस कनेक्शंस को यूज करके अगर आप कोई पैसा कमा रहे हो तो वो पैसा फर्म को देना पड़ेगा। काई को? फर्म के साथ ट्रांजैक्शन कर, फर्म को चकमा लगाते हो, है? फर्म के बिजनेस कनेक्शन यूज करते हो, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करते हो और पैसा कमाते हो, खुद रख लेते हो? नहीं, फर्म को दो। अच्छा, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन सेम बिजनेस, अगर आप वही काम जो फर्म कर रही है वैसा ही कंपीटिंग नेचर का काम करते हो तो आपको पैसा कमाया जो है आपने वो फर्म को देना पड़ेगा, प्रॉफिट। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस विच इज कंपीटिंग टू दैट ऑफ द फर्म, तो आपको वो पैसा प्रॉफिट देना पड़ेगा फर्म को। ठीक है, ओके। सेक्शन 17, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन कब बदल जाता है? जब कोई नया आता है, एडमिशन, या कोई छोड़कर चला जाता है, रिटायरमेंट या डेथ, या फिर अगर बिजनेस आप कर रहे हो अदर देन द ओरिजिनल वन, फर्म अपने ओरिजिनल बिजनेस को छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस करने लगी है, या फिर आपने फिक्स्ड पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनाई थी 5 सालों के लिए, अब 5 साल एक्सपायर हो गए, आप फिर भी काम किए जा रहे हो, तो पार्टनरशिप एट विल हो गया। पार्टनर्स कैरी ऑन बिजनेस इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया माना जाएगा। कोई नया आया, एग्जिस्टिंग वाला चला गया, या आप कोई धंधा दूसरा करने लगे, या फिक्स्ड पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी यू आर कंटिन्यूइंग दी पार्टनरशिप, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। सेक्शन 18 क्या कहता है? हर पार्टनर फर्म का एजेंट है। और क्या होगा? पार्टनर एजेंट ही तो है ना। पार्टनर क्या करता है? फर्म के लिए काम करता है, तो फर्म का एजेंट माना जाता है फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। सेक्शन 19 बात करता है इंप्लाइड अथॉरिटी की। इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब जिस काम को करने की अथॉरिटी है, जिसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, इंप्लाइड अथॉरिटी। कहता है अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर टू एक्ट फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। कहता है ये हर पार्टनर की अथॉरिटी है कि वो फर्म के धंधे के लिए काम करे। मेरे को कोई रोक सकता है क्या? अरे मैं फर्म की पार्टनर हूं तो ये मेरी कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरी अथॉरिटी है कि मैं फर्म के बिजनेस के लिए काम करूं। पर ये सारी चीजें इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती। क्या नहीं आती? कि मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर या ट्रांसफर नहीं कर सकती अब खुद अकेले अपनी मर्जी से। मैं फर्म का बैंक अकाउंट अपने नाम से नहीं खोल सकती। मैं फर्म के नाम पे पार्टनरशिप पे एंटर नहीं कर सकती। फिर अगर कोई केस चल रहा है तो मैं उस केस को विड्रॉ नहीं कर सकती, विड्रॉल ऑफ सूट। मैं एडमिट केस में जाके मैंने एडमिट कर दिया, हाँ हमारी लाइबिलिटी है, नहीं, यू कैन नॉट एडमिट अ लाइबिलिटी इन अ सूट, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज अ क्लेम। एंड आप कोई अपनी मर्जी से कोई डिस्प्यूट आर्बिट्ररी के पास जाके सबमिट नहीं कर सकते। आर्बिट्ररी मतलब बिचौला। आप अपनी मर्जी से जाके डिस्प्यूट को आर्बिट्ररी के पास सबमिट नहीं कर सकते, ये आपकी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, इंप्लाइड अथॉरिटी ये सब नहीं है। मतलब मेरे साथ एक्शन करो, विड्रॉल ऑफ अ सूट, एडमिट अ लाइबिलिटी इन अ सूट, कॉम्प्रोमाइज अ क्लेम, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर या ट्रांसफर करना, फर्म का बैंक अकाउंट खुद के नाम से खोल लेना। अरे बड़े शाणे हो, ये सब नहीं है तुम्हारा काम। अच्छा, और कहता है देखो इंप्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इंप्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। किसी भी पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, हाँ, आपस में अग्रीमेंट करके कर सकते हो। और ये रेस्ट्रिक्शन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इफेक्टिव कब होगा? जब थर्ड पार्टी को इस रेस्ट्रिक्शन का पता होगा। इफ थर्ड पार्टी नोज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, या थर्ड पार्टी को यही नहीं पता कि तुम पार्टनर हो, थर्ड पार्टी को यही नहीं पता कि वो पार्टनर के साथ डील कर रहे, डज नॉट नो दैट अ पार्टनर इज पार्टनर। तो कहता है इंप्लाइड अथॉरिटी को आपस में अग्रीमेंट करके तो रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये रेस्ट्रिक्शन इफेक्टिव तब होगा जब थर्ड पार्टी को पता हो, या फिर दे डोंट इवन नो दैट दे आर डीलिंग विद अ पार्टनर। ओके, सेक्शन नंबर 21, इमरजेंसी सिचुएशन में फर्म को लॉस से बचाने के लिए अगर मैं कोई एक्ट करूं, कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी होता तो वो यही करता। अब फर्म को नुकसान से बचाने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में मैंने अगर कोई काम किया तो फर्म उस काम के लिए लायबल है। मेरी जगह अगर कोई और भी दूसरा सही दिमाग से सोचने वाला आदमी होता तो वो भी यही करता। तो सच एक्ट्स शैल बाइंड द फर्म, सच एक्ट्स शैल बाइंड द फर्म। ओके, सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है? पार्टनर तुम्हारे कामों के लिए फर्म लायबल है। तुम कोई भी काम करो, प्रोवाइडेड तुम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो, अपने अथॉरिटी में रह के कर रहे हो, फर्म के नाम को यूज करके कर रहे हो, और विद एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, फर्म को बाइंड करने के लिए ये काम किया जा रहा है, तो आपके कामों के लिए फर्म लायबल है। मैं कोई भी काम करती हूँ, अपने अथॉरिटी में रह के कर रही हूँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का काम कर रही हूँ, फर्म का नाम यूज करके वो काम कर रही हूँ, और इस इंटेंशन के साथ कर रही हूँ कि फर्म लायबल है, तो फिर फर्म लायबल है। ठीक है, मैं मेरे अथॉरिटी में किया क्या? हाँ। ऑर्डिनरी कोर्स का काम है क्या? हाँ।
फर्म का नाम यूज करके किया, विद एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म किया, तो फर्म लायबल है मेरे कामों के लिए, ऑफ कोर्स। सेक्शन नंबर 24 कहता है अगर आपने एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दिया फर्म के अफेयर्स को लेके, फर्म के कामकाज को लेके, अगर एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दिया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने फर्म को नोटिस दे दिया। ऑफ कोर्स एक्टिव पार्टनर को दिया क्या, हाँ, फर्म के कामकाज को लेके दिया क्या, तो ऐसा माना जाएगा कि फर्म को दे दिया। सेक्शन नंबर 25 कहता है हर पार्टनर जॉइंटली लायबल होता है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अब आपको पता है पार्टनरशिप में सबकी लायबिलिटी पर्सनल लायबिलिटी होती है पार्टनर की, तो फर्म के एक्ट्स के लिए पार्टनर सारे जॉइंटली लायबल होते हैं, ठीक है, ओके। सेक्शन 26 कहता है एनी रॉन्गफुल एक्ट डन बाय द पार्टनर। पार्टनर ने कोई गलत काम किया क्या, पार्टनर ने कोई गलत काम किया क्या, हाँ, इस गलत काम से थर्ड पार्टी को लॉस हो गया भैया, पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट से थर्ड पार्टी को लॉस हो गया, तो कहता है फर्म इज लायबल, फर्म उतनी ही लायबल है जितना कि वो पार्टनर लायबल है। मेरे काम की वजह से, मेरे गलत काम की वजह से थर्ड पार्टी नुकसान खा बैठी है, तो अब थर्ड पार्टी को फर्म उतनी ही लायबल है जितना कि मैं लायबल हूं। पर ये दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। क्या, मैंने ये काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही किया और सभी पार्टनर्स की अथॉरिटी से ही किया था। अगर ये दो चीजें पूरी होती है तो फर्म भी लायबल हो जाती है। मैंने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया और मैंने मेरी जो भी काम किया वो दूसरे पार्टनर, सबके पार्टनर्स की अथॉरिटी से किया, तो फिर फर्म लायबल हो जाती है। जैसे कि मैं लायबल हूं वैसे ही फर्म भी लायबल है। 27 कहता है एनी पार्टनर एक्टिंग इन हिज अथॉरिटी। कोई भी पार्टनर जब अपनी अथॉरिटी में रह के काम कर रहा है, उसे अगर कोई मनी या प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी का मिल जाए और वो मिसअप्लाई कर दे, या फर्म को कोई प्रॉपर्टी मिल जाए थर्ड पार्टी से, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये प्रॉपर्टी मिली है, जब ये प्रॉपर्टी फर्म के कस्टडी में थी, पार्टनर इसे मिसअप्लाई कर दे, कहता है या तो पार्टनर अपने अथॉरिटी में उसे थर्ड पार्टी से मिला, या फर्म को ऑर्डिनरी कोर्स में थर्ड पार्टी से मिला और पार्टनर मिसअप्लाई कर देता है, तो कहता है फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस। फर्म आपको इस लॉस की भुगतान करनी पड़ेगी। या तो पार्टनर को जब वो अपना काम कर रहा था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, अपनी अथॉरिटी में रह के काम कर रहा था, तो पार्टनर को कुछ प्रॉपर्टी मिली जिसे उसने मिसअप्लाई कर दिया, या फर्म को मिली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और पार्टनर ने मिसअप्लाई कर दिया, तो फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस, ओके। उसके बाद क्या कहता है 29, अगर मैं मेरा इंटरेस्ट पूरा का पूरा या पार्टली किसी और आदमी को ट्रांसफर कर दूं, ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दूं, तो ट्रांसफरी ना तो बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता, ना ही वो बुक्स को मांग सकता, ना ही बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता। मान लो मेरा जो भी राइट या मेरा जो भी इंटरेस्ट है, मान लो 20% प्रॉफिट रिसीव करने का इंटरेस्ट है, वो मैंने किसी और को दे दिया, तो वो दूसरा आदमी ट्रांसफरी बिजनेस में या बुक्स को मांगना, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। बट अगर फर्म बंद हो रही है या ट्रांसफरिंग पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, मैं जिसने ट्रांसफर किया था मैं ही पार्टनरशिप छोड़ के जा रही हूँ, या फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो उस केस में ट्रांसफरी का हक है कि जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ एसेट उसे मिले, और वो इस शेयर को देखने के लिए बुक्स को देख सकता है, इस शेयर को कैलकुलेट करने के लिए वो बुक्स को मांग सकता है। कहता है अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है या ट्रांसफरिंग पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो उसका शेयर ऑफ एसेट ट्रांसफरी को मिलेगा और इस शेयर को कैलकुलेट करने के लिए वो बुक्स को मांग सकता है, ठीक है, ओके। सेक्शन नंबर 30, माइनर की पोजीशन इन अ पार्टनरशिप। देखो, माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता, माइनर डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, पर माइनर क्या बुक्स को एक्सेस कर सकता है, हाँ। क्या माइनर फॉर द बेनिफिट्स एडमिट हो सकता है, हाँ। एंड क्या वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन दी प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, यस, ऑफ कोर्स ही इज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट। तो आपने जितना भी अग्री किया है कि उसे प्रॉफिट दोगे, प्रॉपर्टी दोगे, तो वो उसको मिलेगा। माइनर का राइट क्या है कि वो बुक्स को देख सकता है, उसको आपने जितना भी प्रॉफिट बोला है मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, उतना उसका राइट है रिसीव करने का। और अगर आप उसे नहीं देते तो आप के साथ वो कनेक्शन तोड़ के, फर्म के साथ वो कनेक्शन तोड़ के पार्टनर्स को सू कर सकता है। ही कैन सू द पार्टनर्स बाय आफ्टर सीवियरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म। ये राइट है माइनर का, 3 राइट है, बुक्स को देखना, उसको जो आपने कहा था उतना शेयर आपको देना, एंड अगर आप उसको नहीं देते तो वो अपना फर्म के साथ कनेक्शन तोड़ के क्या कर सकता है, दूसरे पार्टनर्स को सू कर सकता है, ओके। और कहता है जब भी वो मेजर हो जाएगा या जब भी उसे नॉलेज होगी, उसके 6 महीने में वो पब्लिक नोटिस देके इलेक्ट करेगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। अगर वो बोल दे कि हाँ मैं बनना चाहता हूं, तो जिस दिन तुम एडमिट हुए थे फॉर द बेनिफिट्स, जिस दिन माइनर तुम एडमिट हुए थे फॉर द बेनिफिट्स, उस दिन से आज तक आप लायबल हो जाओगे सारे लायबिलिटीज के लिए। और अगर आप बोल दो कि नहीं मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो जिस दिन आप पब्लिक नोटिस देते हो, फिर उस दिन से
तुम्हारा शेयर ऑफ एसेट भी लायबल नहीं होगा। कहता है देखो माइनर वैसे तो कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता, माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता है, बट हाँ उसका शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, शेयर ऑफ एसेट जरूर लायबल होता है। अब मेरा अगर फर्म नुकसान में जा रही है, फर्म अगर नुकसान में जा रही है तो मैं पर्सनली लायबल तो नहीं हूं, पर हाँ मेरा जितना भी शेयर ऑफ एसेट है या प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉफिट का शेयर है उतना तो छोड़ना पड़ता ही है। पर कहता है जिस दिन तुम पब्लिक नोटिस दे देते हो ना, उस दिन से आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लायबल नहीं होता फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। सेक्शन 31, 32 बहुत सिंपल है। अगर कोई नया आदमी आता है, अगर कोई नया पार्टनर आता है तो वो ओल्ड डेट्स के लिए लायबल नहीं होता। अगर आज मैं पार्टनरशिप में आई हूं तो मेरे आज आई हूं ना, तो आज से मैं लायबल होंगी। आपके पुराने डेट्स, मेरे आने से पहले जो तुमने काम किया, एनी एक्ट डन बिफोर ही बिकेम द पार्टनर, तो उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं। अच्छा, पार्टनर रिटायर कर सकता है क्या? बिल्कुल, अग्रीमेंट द्वारा, सभी पार्टनर्स की कंसेंट से, या फिर अगर पार्टनरशिप एट विल है तो सबको राइटिंग में नोटिस देके। अगर मैं रिटायर करना चाहती हूं तो या तो मैं अग्रीमेंट द्वारा या सभी पार्टनर्स की कंसेंट से, या अगर पार्टनरशिप एट विल है तो मैं सभी पार्टनर्स को राइटिंग में नोटिस देके रिटायर हो सकती हूँ। क्या हो सकती हूँ रिटायर, पर आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है रिटायरमेंट। मैं आज छोड़ के जा रही हूं तो मुझे रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, पर अगर मैं पब्लिक नोटिस नहीं दूंगी तो मैं लायबल रहूंगी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। कहता है आप जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक आप लायबल रहते हो। ठीक है, ओके, तो दिस इज रिटायरमेंट। इसके साथ एक और चीज है, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो जब वो एडजुडिकेट हुआ इंसॉल्वेंट, जब कोर्ट ने बोला कि भैया इसका दिवालिया निकल गया, उस दिन से फ्रॉम दैट डेट ही सीजेस टू बी द पार्टनर। ऑटोमेटिकली वो पार्टनर नहीं रहेगा। जिस दिन कोर्ट उसे एडजुडिकेट कर देता है उस दिन से वो लायबल नहीं होगा, मतलब उस दिन से वो पार्टनर नहीं होगा। अब उसका और फर्म का वास्ता भी नहीं रहेगा, मतलब हिज एस्टेट, उसका जायदाद लायबल नहीं रहेगी फर्म के कामों के लिए, और फर्म भी लायबल नहीं रहेगा उसके कामों के लिए आफ्टर द एडजुडिकेशन। दोनों का वास्ता ही खत्म। कोर्ट ने एडजुडिकेट कर दिया तो वास्ता ही खत्म, ना तो वो पार्टनर रहेगा, ना उसके कामों के लिए फर्म लायबल है, ना फर्म के कामों के लिए उसका एस्टेट लायबल है। हाँ, उसके साथ में एक और चीज बात करेंगे, डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर एक पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु का पब्लिक नोटिस नहीं देना होता, और जिस दिन मृत्यु हो जाएगी उस दिन से जो एस्टेट है डिसीज्ड पार्टनर का, वो लायबल नहीं रहता फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। कहता है जिस दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो आपको पब्लिक नोटिस नहीं देना, और जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन के बाद फर्म जो भी काम करे, भाई मेरे को क्या लेना देना, उसकी संपत्ति लायबल नहीं होगी, डिसीज्ड पार्टनर की संपत्ति लायबल नहीं होगी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अगेन इधर आओ, एक्सपल्शन, क्या एक्सपेल किया जा सकता है क्या पार्टनर को? हाँ, किया जा सकता है, प्रोवाइडेड एक्सपल्शन का पावर कॉन्ट्रैक्ट में होना पड़ा। ये एक्सपल्शन मेजॉरिटी कर रही है और गुड फेथ में कर रही है। गुड फेथ मतलब आपने उसे सुनने का मौका दिया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपने उसे एक नोटिस दिया, नोटिस ऑफ एक्सपल्शन, एंड साथ में ये एक्सपल्शन फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए, इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। एक्सपेल किया जा सकता है प्रोवाइडेड एक्सपल्शन का पावर हो, ये एक्सपल्शन मेजॉरिटी कर रही हो, गुड फेथ में। गुड फेथ में तो सुनने का मौका दिया, उसे नोटिस दिया, साथ में ये चीज उस फर्म के इंटरेस्ट में है, तो एक्सपेल किया जा सकता है क्या? एक्सपेल किया जा सकता है। एंड अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है तो क्या वो कंपीटिंग नेचर का काम कर सकता है? बिल्कुल, ही कैन कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ कंपीटिंग नेचर। उसको एडवर्टाइज भी मैं कर सकती हूँ, अरे भाई मैं कंपीटिंग नेचर का काम कर सकती हूँ तो उसे एडवर्टाइज क्यों नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, बट हाँ आई कैन नॉट यूज द नेम ऑफ ओल्ड फर्म। मैं पुरानी फर्म के कस्टमर्स नहीं चुरा सकती, आई कैन नॉट सॉलिसिट अप्रोच ओल्ड कस्टमर्स, और मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती कि जैसे मैं पुराना धंधा कर रही हूँ। आई कैन नॉट रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज डूइंग द ओल्ड बिजनेस। मैं जाके कोई भी कंपीटिंग नेचर का काम करूं, उसे एडवर्टाइज करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई कैन नॉट चुराओ देयर कस्टमर्स, आई कैन नॉट यूज देयर नेम, आई कैन नॉट रिप्रेजेंट एज आई एम डूइंग देयर बिजनेस। दैट इज योर सेक्शन 36। मुझे बताओ यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? मैंने एक आध सेक्शन नहीं करवाया, पूरी की पूरी यूनिट 2 करवा दी यहाँ पे रिवाइज। इतने से पार्ट में मैंने आपके पूरी की पूरी यूनिट 2 कवर कर दी है। तो आपको ये कितने मिनट की, 20 मिनट की हार्डली वीडियो है, जो छोटी वीडियो मिनी रिविजन, इस 20 मिनट से आप कभी भी यूनिट 2 को पूरा रिवाइज कर सकते हो। मतलब आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा कंसाइज रिवीजन आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको इतना। 20 मिनट में पूरी यूनिट 2 मैंने आपकी मिनी रिवीजन में कवर कर दी है। तो आई होप ये आपके लिए सुपर डुपर डुपर हेल्पफुल रहे, एंड इफ हेल्पफुल रहेगी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। यस, तो चलिए जी,
लेट्स बिगिन द मिनी रिविजन ऑफ यूनिट नंबर 3। स्टार्ट करें। इस रिविजन से आपका पूरा यूनिट 3 मात्र 10-15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। चलिए लेट्स गेट द सेशन रोलिंग। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। क्या फर्म को रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है क्या? नहीं, कंपल्सरी नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, पर करना चाहिए। देखो, सरकार को बताना चाहिए आपने एक फर्म बनाई है। प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? कहता है कोई भी पार्टनर को पहले क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। कोई भी पन्ने पे एप्लीकेशन फिल नहीं करोगे, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में फीस के साथ आप एप्लीकेशन क्या करोगे, फिल करोगे और सबमिट कर दोगे। किसको? रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स को सबमिट कर दोगे। ठीक है, ओके। ये जो एप्लीकेशन होता है ना, ये जो आप रजिस्ट्रार को देते हो, इस एप्लीकेशन में आप बताते हो कि आपकी फर्म का नाम क्या है, आपके पार्टनर्स का जो है वो नाम क्या है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, धंधा फर्म कहां बनाई है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, आपने कब पार्टनरशिप बनाई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पार्टनरशिप। तो आप ये सारी बातें इस एप्लीकेशन में डालते हो और रजिस्ट्रार को दे देते हो। ठीक है, रजिस्ट्रार आपकी सारी एंट्री अपने रजिस्टर में कर देता है। आपकी फर्म बन चुकी है, इसका एंट्री वो अपने रजिस्टर में कर देता है और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देता है कि बधाई हो, तुम्हारी फर्म रजिस्टर हो गई। तो ये प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। कहता है आगे जाके मान लो आपने अपनी कभी फर्म का नाम बदल दिया, या आपने मान लो अपनी कभी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस बदल दिया, या फिर आपकी फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया। मान लो कोई नया पार्टनर आ गया, एग्जिस्टिंग वाला रिटायर हो गया, आप कोई नया बिजनेस चालू कर दिए। तो कहता है कभी कॉन्स्टिट्यूशन अगर बदल जाता है, नाम बदल जाता है, या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस बदल जाता है, तो आपको फिर से रजिस्टर करवाना पड़ता है फर्म को। ठीक है, तो ये प्रोसेस है रजिस्टर का कि आप एक एप्लीकेशन, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड फीस के साथ रजिस्ट्रार को देते हो, रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट दे देता है। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, कहता है देखो वैसे तो कंपलसरी नहीं है रजिस्टर कराना, पर करा लेना चाहिए भाई। और अगर आप डिले करोगे, फर्म को आपको 1 साल में रजिस्टर कर देना चाहिए। फर्म बनने के, कॉन्स्टिट्यूट होने के 1 साल में रजिस्टर कर देना चाहिए। और अगर नहीं करोगे तो देखो पेनल्टी तो लगे ही, 100 रुपया प्रति साल की पेनल्टी लगेगी, हर साल का 100 रुपया लगेगा। ओके, अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे? देखो, आप मतलब पार्टनर या फर्म थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी चाहे कोई भी कांड कर जाए, तुम्हारे साथ ब्रीच कर जाए कॉन्ट्रैक्ट का, तुम उसे सू नहीं कर पाओगे, पर हाँ थर्ड पार्टी तुम्हें सू कर पाएगी। आप रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते सेट ऑफ का। आपको सेट ऑफ का रिलीफ नहीं मिलेगा, मात्र 100 रुपए तक सेट ऑफ कर पाओगे। अच्छा, और आप क्योंकि पार्टनर हो एक अनरजिस्टर्ड फर्म के, तो आप ना कोई एक्शन नहीं ले सकते अपने को पार्टनर्स या फर्म के अगेंस्ट। तुम एक अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हो, तुम ना ही अपने को पार्टनर फर्म किसी के ऊपर भी कोई एक्शन, तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत भी हो जाएगा तो तुम फर्म या को पार्टनर्स के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ चीजें वैसी की वैसी रहती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया तो कुछ चीजें वैसी की वैसी ही रहेगी। नॉन रजिस्ट्रेशन से कुछ चीजें इफेक्ट नहीं होती, जैसे थर्ड पार्टी तुम्हें फिर भी सू कर पाएगा, तुम सेट ऑफ क्लेम कर पाओगे 100 रुपए मात्र का, तो तुम फिर भी सेट ऑफ क्लेम कर पाओगे। पार्टनर्स सू कर सकते हैं फॉर डेसोल्यूशन, इतना हक तो पार्टनर्स का है कि वो फर्म बंद करने के लिए सू कर सकते हैं। एंड टू सेटल द अकाउंट्स, रियलाइज प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व फर्म, जो भी आपकी फर्म बंद हुई है उनकी प्रॉपर्टी को, उनके अकाउंट्स को सेटल करने के लिए वो सू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एक पार्टनर का दिवालिया निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो कोर्ट ने जो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया है, ऑफिशियल रिसीवर के पास पावर होता है टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। ऑफिशियल रिसीवर के पास एक पावर आ जाता है कि वो इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। पावर ऑफ द ऑफिशियल रिसीवर टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, ओके, इतना तो ऑफिशियल रिसीवर, चाहे फर्म रजिस्टर ना भी हो तो भी ऑफिशियल रिसीवर आके प्रॉपर्टी आपकी निकलवा लेगा फर्म से। तो नॉन रजिस्ट्रेशन विल नॉट अफेक्ट दीज थिंग्स। अच्छा, फर्म और पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने में फर्क क्या है? पहला फर्क, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो मतलब पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो रही है। हाँ, पर जरूरी नहीं है पार्टनरशिप अगर बंद हो तो फर्म बंद हो जाए, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो तो फर्म बंद हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? फर्म अगर आप बनाते हो, फर्म का बिजनेस जब चालू करते हो, तो सबसे पहले आप क्या ओपन करते हो? बुक्स, है ना? नहीं तो अगर बुक्स ओपन नहीं करोगे तो कोर्ट तुम्हें पकड़ लेगा। तो मुझे बताओ बुक्स का क्या है? फर्म बंद हो रही है मतलब बुक्स फाइनल क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पे फाइनल क्लोजर नहीं हो रहा है। बिजनेस का क्या हो रहा है? बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा। अच्छा, बिजनेस डिसकंटिन्यू होना मतलब वाइंड अप हो जाना,
तो यहाँ पे बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, यहाँ पे वाइंड अप नहीं होता, यहाँ पे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, बस फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, नया पार्टनर आ जाएगा या कोई छोड़कर चला जा रहा है पार्टनरशिप में, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, फर्म बंद नहीं हो रही। ओके, कोर्ट के ऑर्डर से भी कई बार फर्म बंद होती है, पर हाँ कोर्ट के ऑर्डर से पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होती। तो याद कैसे रखोगे, फर्म जब आप चालू करते हो, फर्म जब आप चालू करते हो तो सबसे पहले बिजनेस में आप बुक्स खोलते हो, नहीं तो कोर्ट पकड़ लेता है तुमको। ठीक है, ये याद रखना, इससे तुमको डिफरेंस याद रहेगा। ओके, डेसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म कभी कभी बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी डिसॉल्व हो जाती है, कोर्ट के ऑर्डर से भी डिसॉल्व हो जाती है। तो बिना कोर्ट के ऑर्डर के कब डिसॉल्व होगी, म्यूचुअल अग्रीमेंट, जब सारे पार्टनर्स आपस में कंसेंट दे दे फर्म को बंद करने का। कंपल्सरी डेसोल्यूशन मतलब कोई उपाय ही नहीं है, बंद ही करना पड़ेगा, जब सारे पार्टनर्स ऑल या एक को छोड़कर सारे या तो इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई ऐसा घटना घटित हो गया जिससे कि तुम्हारा धंधा ही अनलॉफुल हो गया। तो अब क्या उपाय है, बंद करना ही पड़ेगा, धंधा ही अनलॉफुल हो गया या पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट हो गए। अच्छा, उसके बाद पार्टनर्स, एक मिनट, ओके, पार्टनर अगर एक से ज्यादा बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, मतलब मैं 2 बिजनेस करती हूँ बेटा, एक अगर अनलॉफुल हो गया तो मैं जो लॉफुल वाला बिजनेस है वो तो कर ही सकती हूँ, एक बिजनेस अनलॉफुल हो जाने से जो लॉफुल बिजनेस है वो डिसॉल्व नहीं होगा। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। ओके चलिए, उसके बाद ऑन दी हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसी, कुछ कॉन्टीजेंसी हो गई, जैसे पार्टनर डेथ हो गया या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर फिक्स्ड पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, फिक्स्ड पीरियड खत्म हो गया, या पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए काम करने के लिए, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, वो काम खत्म हो गया, तो फिर आपकी पार्टनरशिप आपको क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने अग्रीमेंट में कुछ और डिसाइड किया हुआ है तो अलग बात है, फिर बंद नहीं होगी, अदरवाइज इन कॉन्टीजेंसी से बंद हो जाएगी। अच्छा, और अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो आप कभी भी कोई भी पार्टनर रिटन नोटिस देके अपना इंटेंशन बता सकता है फर्म को डिसॉल्व करने का, और उससे पार्टनरशिप एट विल डिसॉल्व हो जाती है। ओके, अगर आपने नोटिस में कोई डेट बताई है तो फिर उस डेट से डिसॉल्व हो जाती है, अगर आपने कोई डेट नहीं बताई है तो जिस दिन तुमने नोटिस दिया है उस दिन से डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कब पार्टनरशिप बिना कोर्ट के ऑर्डर के डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोर्ट के ऑर्डर से कब डिसॉल्व हो जाती है, बताओ। मैंने आपको क्या मेमोरी टेक्निक बताई थी, यहां से स्टार्ट करेंगे। पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया तो कोई भी दूसरा पार्टनर कोर्ट में जाके बोल सकता है फर्म बंद करो, पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया है अगर एक। अच्छा, उसके बाद माउथ, माउथ मतलब तुम गलत बातें बोलते हो, मिसकंडक्ट करते हो, तुम्हारा कंडक्ट कुछ इस तरीके का है जिससे कि बिजनेस इफेक्ट हो रहा है फर्म का, तो कोर्ट बोलेगा फर्म बंद कर दो। थोड़ा और नीचे आओ, हाथ, तुम परमानेंटली इनकेपेबल हो गए, तुम अपने ड्यूटीज ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो अदर पार्टनर्स कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर रेजोल्यूशन। अगर तुम परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए फिर तुम क्या करते हो, मैंने क्या बोला, ब्रीच, तुम ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट करते हो। ब्रीच करते हो मतलब तुम विलफुली, जानबूझकर, कंटिन्यूअसली ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट करते हो। जो अग्रीमेंट तुमने फर्म को मैनेज करने के लिए बनाया था, जो अग्रीमेंट तुमने बिजनेस कंडक्ट करने के लिए बनाया था, पार्टनर उस अग्रीमेंट को विलफुली, जानबूझ के ब्रीच करे, जैसे कि एम्बेजलमेंट करे, चोरी चकारी करे, गलत अकाउंट्स प्रिपेयर करे, दूसरों को अकाउंट्स शो करने से मना कर दे, ज्यादा कैश होल्ड करे, जितना अलाउड है उससे ज्यादा, तो कोर्ट बोलेगा बंद कर दो। या फिर बिजनेस लॉस के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा बिजनेस में, बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट लॉसेस, लॉसेस ही लॉसेस है, तो फिर बंद करने में ही सही रहेगा, कोर्ट बोलेगा बंद कर दो। ठीक है, फिर क्या है, 2 पॉइंट, कोर्ट को ठीक लग रहा है बंद करना, कोर्ट को लग रहा है बंद करना ही ठीक है, जस्ट एंड इक्विटेबल ही रहेगा, बंद कर देना। डेडलॉक, मैनेजमेंट आपस में बातचीत नहीं करती, पार्टनर्स आपस में बातचीत नहीं करते, पार्टनर स्टॉक मार्केट पे जाके गैम्बलिंग कर रहे हैं, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम मतलब तुम्हारे फर्म का फाउंडेशन ही खत्म हो गया, लॉस ऑफ फाउंडेशन, तो ऐसे में कोर्ट बोलेगा बंद कर दो। या फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होली इन दी फर्म टू थर्ड पार्टी, आप मेरा जितना भी इंटरेस्ट था मैंने थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, या फिर मैंने कोर्ट को अलाउ कर दिया कि आप मेरे शेयर को बेच के मेरे लाइबिलिटीज को चुकता करो, तो दूसरा पार्टनर बोलेगा मुझे इसके साथ काम नहीं करना, वो जाके कोर्ट में अप्लाई कर देगा। अगर मैं मेरा पूरा इंटरेस्ट किसी और को दे दूं या मैं कोर्ट को बोल दूं कि हाँ मेरे लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए आप मेरे प्रॉपर्टीज को बेच दो, तो बेसिकली दूसरा पार्टनर जाके कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या होता है, कोर्ट के ऑर्डर से, तो मैंने यहां बोला था यहां से
पार्टनर पगला हो गया, मिसकंडक्ट कर रहा है, परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, ब्रीच कर रहा है एग्रीमेंट का, लॉस ही लॉस है। और फिर ये 2 पॉइंट्स। अच्छा, सेक्शन 45-46 आओ, कहता है देखो अगर आप डिसॉल्व भी करते हो ना फर्म को तो उसका पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। जब तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं दोगे, इवन आफ्टर रेजोल्यूशन, तुमने अगर डिसॉल्व कर भी दिया पर पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो पार्टनर्स लायबल रहेंगे थर्ड पार्टी को फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम। कोई दूसरा पार्टनर ने जाके क्रेडिट पे माल खरीद लिया ना तो तुम लायबल हो जाओगे। कहता है मान लो अगर तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया रेजोल्यूशन का, तो डिसॉल्व होने के बाद भी जो पार्टनर्स काम, तुम्हारे जो पार्टनर लोग बाहर जाके काम करेंगे उसके लिए तुम लायबल ठहराए जाओगे। तो इवन आफ्टर डिसोल्यूशन पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू बी लायबल if you've not given public notice for dissolution. Okay. 46 कहता है राइट्स ऑफ पार्टनर, कहता है पार्टनर का हक है कि फर्म के एसेट को बेचा जाए और फर्म के लाइबिलिटीज को चुकाया जाए, और अगर कोई सरप्लस बचे तो उसे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाए। ये मेरा हक है भाई, मेरा हक है, इसको बेच के लाइबिलिटी चुकाओ, बचाओ, मुझे दे दो। दिस इज राइट ऑफ पार्टनर। अच्छा, सेक्शन 48 क्या बोलता है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। अब फर्म अगर बंद हो रही है तो अकाउंट्स तो सेटल करने पड़ेंगे। कैसे सेटल होते हैं? कहता है अगर कोई लॉस है तो सबसे पहले लॉस कैसे चुकाया जाएगा? आपके पास्ट प्रॉफिट्स को यूज करके चुकाया जाएगा। उसके बाद भी अगर लॉस बचा तो पार्टनर्स कैपिटल लाएंगे, जो पार्टनर का जो कैपिटल दिया हुआ है उससे लॉस चुकाया जाएगा। उसके बाद भी अगर बच गया तो पार्टनर लोग पैसा लाएंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा मैडम, एसेट का क्या किया जाता है? एसेट बेच के पहले थर्ड पार्टी को चुकाया जाता है, फिर पार्टनर्स का जो एडवांस है, पार्टनर ने कैपिटल के अलावा जो एडवांस दे रखा है वो चुकाया जाता है, फिर पार्टनर का कैपिटल चुकाया जाता है, और जो बचेगा रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके। सेक्शन 9 क्या बात करता है? व्हेन देयर आर जॉइंट डेट्स ऑफ द फर्म। एक मिनट, हाँ, अगर मान लो एक पार्टनर है, उसका फर्म में भी बहुत सारा डेट्स है और उसके खुद के सेपरेट डेट्स भी है, तो कहते हैं वो कैसे चुकाए जाएंगे? कहता है फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके पहले फर्म के डेट्स को पे किया जाएगा, फिर जो पैसा बचेगा आपको मिलेगा, उससे आप अपने सेपरेट डेट्स पे कर सकते हो। और जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है पार्टनर की, उसको यूज करके पहले आपके जो पर्सनल डेट्स है वो पे किए जाएंगे और फिर फर्म के डेट्स को पे किया जाएगा। सिंपल। तो दैट इज जॉइंट डेट्स। अगर मेरे फर्म के अंदर भी डेट है, मेरे पर्सनल भी डेट है, तो मैं पहले कैसे चुकाऊं? फर्म के प्रॉपर्टी को बेच के फर्म के डेट चुकाओ, बचे वे पैसे को यूज करके पर्सनल डेट चुकाओ। अब मेरे जो पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के पहले मैं अपने सेपरेट डेट्स चुकाऊंगी, फिर फर्म के डेट्स चुकाऊंगी। तो ये होता है सेक्शन 49 का कहना। ठीक है।